नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चौहान समाज के लोग अति पिछड़े वर्ग से हैं। समाज में शोषित वंचित वर्गों के लोगों की संख्या अधिक है। समाज का उत्थान शिक्षा के बगैर हो पाना संभव नहीं है। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। ये बातें अखिल भारतीय चौहान महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कही। रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय चौहान महासभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से हुआ। उपस्थित सदस्यों व पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व समीक्षा अधिकारी ओपी सिंह चौहान ने चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान को नामित किया। इनकी देखरेख चुनाव संपन्न हुआ। उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान को बुके देकर व माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आप लोग के मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य, एक आशय, ऑब्जेक्ट होता है। और हर समाज में, हर समाज के हर वर्गों के लिए उसके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। उसी के अंतर्गत मैं भी जो चाहूँगा कि अगर चौहान समाज ने मुझे इतनी बड़ी अगर जिम्मेवारी दी है तो मैं भी एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक विधिक तरीके से समाज के उत्थान के लिए जितना भी अच्छाइयों रास्तों का अनुकरण करना हो मैं कर सकूँ। पिछड़े समाज की लगातार मुख्य पार्टियां जो है कि जनगणना कराने की बात कर रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? चौहान समाज कहाँ स्थापित होता है आरक्षण के मामले में? जहाँ तक जनगणना की बात है तो उस पर जो भी सरकारें हैं, जो उनका निर्णय रहेगा वो भी हम मान्य करेंगे। और अपने समाज की जहाँ तक बात है तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी अपने समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनके माध्यम से पहले हम अपना तय करेंगे कि हमारी संख्या है कितना। अधिवेशन का मेन उद्देश्य क्या है? अधिवेशन का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक करना, अवेयरनेस लाना। जो भी हमारे समाज के अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां हैं या लोगों को जागरूकता के अभाव में लोग किसी प्रकार के अपना जो है काम को करने में उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, या वो एक लोकतांत्रिक विधि से जो शासन प्रशासन की जो मदद लेना चाहिए नहीं ले पाते हैं। तो इस संगठन का, इस अखिल भारतीय चौहान महासभा का जो गठन किया गया है, ऐसे लोगों के लिए किया गया कि जो समाज से वंचित हैं उन लोगों को जागरूक करना, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना। एकजुट करने के लिए क्या करेंगे आप? एकजुट करने के लिए हम अपने समाज में हमारे जो भी ये संस्था है, जो हमारी ये महासभा है अखिल भारतीय चौहान महासभा, जो भी इसके सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, इसके कार्यकर्तागण हैं, जो सदस्यगण हैं, वो सारे लोगों की एक टीम है। तो टीम के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप इतने दिन से राजनीति से जुड़े भी रहे, आज चौहान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको बनाया गया। चौहान राजनीति का से आप पहले से वाकिफ है, तो चौहान सभा के लिए क्या करेंगे कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए या विकास की धाराओं से मुख्य जुड़े? देखिए, जहाँ तक बात होती है राजनीति की, तो आप जानते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। अब तीनों का पृथक होना जरूरी होता है। तो हम उस विधायिका होती है उसके माध्यम से शासन प्रशासन तक अपने जो है समाज के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को विधायिका या विधानमंडल में हम पहुंचाएं, जिससे हमारे समाज में जो भी कमियां हैं जब तक वो पहुंचेंगी नहीं तब तक हमारे समाज के बारे में लोग जानेंगे नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अपनी नीतियों से भटक चुकी है और पुत्र मोह में पड़े ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज की भक्षक बन चुके हैं। कार्यकर्ताओं के पसीने को खींचकर खड़ी हुई सुभाषपा स्वार्थ के समुद्र में गोता लगा रही है। ऐसे उद्देश्य विहीन पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं और अपने जीवन के लक्ष्य
पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की अपनी लड़ाई के लिए स्वयं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करूंगा। ये बातें सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे शशि प्रकाश सिंह मुन्ना संविधान प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में कही। उन्होंने आगे कहा कि सुभाषपा आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है और निम्न स्तर तक नीचे उतरकर मात्र अपने परिवार के लिए राजनीतिक वजूद तलाशती नजर आ रही है। हमारे जीवन का लक्ष्य और संकल्प पूर्वांचल का विकास, आर्थिक सामाजिक उत्थान रहा है। इसके लिए हम आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर बड़ा ऐलान करेंगे और अपनी पुरानी मांग पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की लड़ाई को नया आयाम देंगे। उन्होंने भी बताया कि प्रदेश के दर्जनों नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं और वे अपने समर्थकों के साथ इस मुहिम को जमीन पर उतारने का निर्णय लेंगे। अपने त्याग पत्र में शशि प्रकाश सिंह मुन्ना ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए लिखा है कि उन्हें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा और अनर्गल बयानबाजी न करें। राष्ट्रहित समाज हित में काम करना होगा, अन्यथा पूर्वांचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने भी बताया कि जो कोई भी पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूँ, प्रवक्ता भी रहा हूँ। तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूँ। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपनी मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य के नेतृत्व में महिला शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज से मुलाकात करके नगर निकाय चुनाव 2023 में परिस्थितिजन्य दक्षता वाले कार्मिकों की ड्यूटी न लगाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से गर्भवती, एकल अभिभावक, पति पत्नी दोनों कार्मिक और 58 वर्ष तक की अवस्था वाले तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित कार्मिकों की ड्यूटी न लगाए जाने के संबंध में निवेदन किया गया है। पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिस भी कार्मिक की समस्या होगी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। समस्याग्रस्त कार्मिक प्रार्थना पत्र के साथ यदि उपस्थित होते हैं तो समाधान अवश्य किया जाएगा। मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक सरोज यादव, महामंत्री अंशु अस्थाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, पलहनी ब्लॉक अध्यक्ष स्नेहलता राय सम्मिलित रही। लगातार 2 दिनों से तापमान 42 डिग्री होने से लोग पूरी तरह से बेहाल हो गए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। गुरुवार को सुबह होते ही धूप तेज हो गई। चटक धूप के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते रहे। मजबूरी में निकलने पर वो गमछा व टोपी जरूर ले रहे थे। सबसे अधिक दिक्कत दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का हो गया था। घरों में कूलर और पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली लोगों की परेशानी को और बढ़ा दे रही थी। थोड़ी दूर चलने पर लोग छांव की तलाशने में जुट जा रहे थे। पानी पीने के बाद कुछ ही पल राहत मिल रही थी। नगर क्षेत्र में लोग दिन भर एक पटरी से दूसरी पटरी पर छांव की तलाश में जुटे रहे। वही स्कूल बच्चों को दोपहर में घर वापस आने में लू के थपेड़ों से 2-4 होना पड़ रहा है। तापमान 42 डिग्री पहुंचने से लोग परेशान हैं। नगर के व्यस्ततम इलाके में दोपहर में लोगों की आवाजाही काफ़ी कम दिखी जा रही है। लोगों का कहना है कि धूप के साथ लू के थपेड़े परेशान कर रहे हैं। सुनील कुमार। अच्छा, इस समय इतनी भीषण गर्मी चल रही है, कितना तापमान चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे गर्मी में? गर्मी बहुत ज़्यादा है। तापमान कम तो होगा 43-44 करीब इस समय चल रही है। इस गर्मी की वजह से मार्केट में घूमना भी बहुत दुर्लभ हो रहा है। लोग हमेशा प्यास लग रही है और पानी की व्यवस्था भी हर जगह नहीं है पीने के लिए। थोड़ा चलने के बाद प्यास लग जाएगी। थोड़ा चलने के बाद प्यास लग रही है। कैसे आप लोग मार्केट कर रहे हैं? क्या है मार्केट समझिए, या तो शाम में निकला जाए, जिसकी मजबूरी हो तो उसको निकलना ही है। तो हम लोग इंतजार करें भाई जब ठंडा थोड़ा मौसम हो तो निकला जाए। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, इतनी भीषण गर्मी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं? गर्मी है, लोग गमछा मुंह ढक कर चले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए।
थोड़ा चलने के बाद लोगों को प्यास लग जा रही है। प्यास लग जा रहा है, मुंह सूख जा रहा है, हाँ। चेहरा जलने लग रहा है। अच्छा, इस तरह की ठंडी पहली बार पड़ी है? तो गर्मी पहली बार पड़ी है। अच्छा, ऐसा अप्रैल में इस महीने में ऐसा नहीं हुआ था। तो आने वाले समय में और गर्मी पड़ेगी। क्या नाम है? मनोज। इतनी भीषण गर्मी चल रही है, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? क्या किया, पेट का मजबूरी है, क्या करेंगे। अच्छा, दिन में घामे में रहते हैं? हमें तो पड़ जाए। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के उत्तरी सिरे पर गुरुवार दोपहर सरकारी नलकूप के ट्रांसफर से निकली चिंगारी की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और आग तेजी से फैलने लगी। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग तेजी से बढ़ती गई और कई लोगों के खेतों में पहुंच गए। गनीमत यह रही कि गेहूं की कटाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ किसानों का भूसा खेत में ही पड़ा था, जिसे आग ने अपनी जद में ले लिया। वही कुछ किसानों के बाग में भी आग की लपटों से नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से स्थानीय लोग भी सहयोग में जुट गए, लेकिन पानी न उपलब्ध होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही। तब आग मकरहा स्थित गौशाला तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। स्थानीय ग्रामीण तथा फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा लगातार आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों द्वारा हरे पेड़ों की टहनियां आज से आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तेज पछुआ हवा के कारण आग बढ़ने लगी और धीरे धीरे सैकड़ों बीघा खेत में पहुंच गई। वही कुछ किसानों का भूसा जलकर खाक हो गया तथा बाग में लगे हरे पेड़ों को भी आग ने नहीं छोड़ा और पेड़ भी झुलस गए। जब तक लोग बुझाने का प्रयास करते तब तक सैकड़ों बीघा खेत पर आग ने अपना कब्जा जमा लिया। समाचार के जानता कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका। आइए आपको सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय बता भैया। मेरा नाम शिव कुमार यादव, भियानीपुर का रहने वाला हूँ। आग ये कैसे लगी इसके बारे में बताइए। ये आग वहाँ उस साइड से लगी, बाबा बिहारी वाला स्कूल जो वहाँ दिख रहा है, उस साइड से आग वहाँ से आते हुए इधर हमने वहाँ खेत सींच रहा था तो वहाँ धुआं उठा। तो हमारा यहाँ पर खेत है, यहाँ देखिए यहाँ पर दाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि वहाँ लगता है वहाँ सुलग रहा है कुछ, तो वहाँ से आया। फिर जो है देखा तो यहाँ नहीं, तो उस साइड में जल रहा था। तो इधर हम लोग सभी लोग थे खड़े बुताने के लिए। तो देखिए ये पड़ा है यहाँ पर, ये सब पेड़ तोड़ करके, और सभी लोग ये सूबेदार और अन्य हमारे गांव के सभी लोग थे वहाँ पर कवर किए। तब भी चिंगारी उड़ते हुए आके हमारे भूसे में सुलग रहा था। वो वहाँ पे घनश्याम का भूसा वो भी सुलग रहा था। आग ये लगभग कई बीघा में जला है? अरे ये करीबन 50-100 बीघे से कम नहीं क्षेत्रफल जला है। लगी कैसे आग थी? लगी वही शायद विद्युत की वजह से लगी थी। विद्युत वहाँ से, और फायर ब्रिगेड भी आया था वहाँ पर, वहाँ खड़े थे, उधर वैसे बुता रहे थे, इधर पानी ही नहीं था उसमें। बुताते इधर आए, यहाँ पर खड़े थे। जितने भी वहाँ में कर्मचारी थे उसमें सब उसी में बैठे थे, कोई उतरा थोड़ी था, सब उसमें थे। और वो लोग पता नहीं क्या लेकर आए थे, वैसे खड़े थे, उसमें पानी भी नहीं था। और कम से कम उन लोगों को साधन संसाधन लेके आना चाहिए था, कम से कम पानी, वहाँ तालाब भी है, कम से कम भर के यहाँ बुताएं, लेकिन नहीं। कुछ देर के बाद कुछ लोग लाए, फिर उसमें पानी भरे, तब जाके कुछ कंट्रोल पाए। तब भी हमारे गांव के लोग बहुत मेहनत किए, यहाँ से वहाँ तक देखिए, ये सब दिखाइए, उसमें देखिए, उसमें वहाँ से यहाँ तक बुताए और ट्रैक्टर लेकर जोत कर बुताए, तब जाके कबर पाए। नहीं तो ये सब पूरा धियानीपुर में जल जाता, धियानीपुर जल जाता। अभी तक आग बुझी कि नहीं? अभी देखिए वहाँ पर धुआं उठ रहा है, प्लांट जो दिख रहा है प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, अभी प्लांट की तरफ जलते हुए बढ़ रहा है। देखिए अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड आया था, कनैला की तरफ गया है, और वहाँ पे देखिए बस्ती भी है वहाँ। अभी वहाँ उनको फायर ब्रिगेड को चाहिए वहाँ पर खड़ा रहे जल वल लेकर, लेकिन तो अभी तक फायर ब्रिगेड है कि नहीं है? वर्तमान में नहीं है भाई, चला गया फायर ब्रिगेड वाला। ठीक भैया। विनोद कुमार। कहाँ के निवासी? लोहरा। आग ये कैसे लगी इसके बारे में बताइए। यह जो लोहरा ग्राम सभा में एक सरकारी ट्यूबवेल है, उसी के पास ट्रांसफार्मर है। लोग बता रहे हैं कि वहीं से विद्युत के साथ सर्किट की वजह से यह आग लगी है। अभी तक आग काबू पाया गया कि नहीं? आग तो काबू पाया ही नहीं गया है। अभी हम आए हैं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, दो जगह वो ठमके हैं, और फिर पता नहीं कि आपस में बात करके फायर ब्रिगेड वाले चले गए। और वर्तमान में आप खुद कैमरा अगर घुमा करके देख लीजिए
तो सामने आग जल रही है और सामने प्लांट भी है, उधर बस्ती भी है। हो सकता है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाएगा तो बहुत अप्रिय घटनाएं घट सकती है। अच्छा, लगभग कै बीघा में आग लगी होगी? लगभग वैसे हमारे आंकड़े से कम 50 बीघा है। 50 बीघा, इससे कम नहीं। 50 बीघा 100 एकड़ से कम ना। आग कैसे बुझा रहे थे आप लोग? यहाँ आग बुझाने के लिए देसी संसाधन का उपयोग किया गया। कुछ लोग बाल्टी पानी या एक आपको दिखा दे रहे हैं ये चीज़ है, इस हरे पत्तियों के झाड़ियों के सहारे काफ़ी पब्लिक, खासकर धियानीपुर की हमारे बहुत नौजवान साथी थे, बुजुर्ग लोग थे, ट्रैक्टर की मदद से जुताई किए हैं। तब कुछ इधर आग कवर हुई, लेकिन फिर भी अभी उत्तर दिशा में आग बढ़ रही है। क्या नाम भैया? पिंटू यादव। कहाँ के निवासी? दियानीपुर। ये आग कैसे लगी इसके बारे में? ये आग लगी है 33,000 विद्युत से लगी है। वहाँ तार पार्किंग किया है, वहीं से गिरा लुकारा, वो करीबन 20 बीघा से ऊपर जल चुका है। अभी तक बाग भी जल अभी तक नुकसान किसी का कुछ हुआ? नुकसान बाग में हुआ है, बाग में सब आम पेड़ के सब जल चुके हैं। मौके पे फायर ब्रिगेड आई है? फायर ब्रिगेड आई है, पानी उपलब्ध नहीं है, काम कर नहीं पा रही है, खड़ी है। पानी जब तक था तब तक उताई, पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बोरिंग सब उखड़ चुकी है। अभी आग बुझाई गई है कि नहीं बुझाई गई? अभी आग जनता के सहयोग से बुझाई गई है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं बुझी है। अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100% नुकसान होने की अधिक संभावना है। अभी देखिए आग बढ़ती ही चली जा रही है। अभी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है, अगर पानी की सुविधा हो जाती है तो उतारा जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। कहीं पानी की व्यवस्था है नहीं यहाँ। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों में नामांकन को लेकर शक्ति प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी अपने अपने प्रभाव को दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नगर पंचायत महाराजगंज की निवर्तमान सपा से अध्यक्ष रही रेणु देवी सीताराम कांदो का सपा से टिकट कटने से उनके समर्थकों ने नामांकन में अपनी ताकत दिखाई। बता दें कि सीताराम कांदो और उनकी पत्नी रेणु देवी विगत 2 बार से नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से पदासीन रहे और उनका राजनीतिक जीवन सपा के झंडे के नीचे से शुरू हुआ नीचे ही शुरू हुआ तथा कभी भी उन्होंने सपा का दामन नहीं छोड़ा। परंतु 2 बार से सपा से अध्यक्ष रहने के बाद भी अब की बार सपा ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में उनके समर्थक काफी नाराज हैं और आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। अपने नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी ताकत और लोकप्रियता विरोधियों सहित अपनी पार्टी को भी दिखाया। उन्होंने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहले बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया और नगर पंचायत का भ्रमण कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। उनके नामांकन में भारी भीड़ देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि क्या वे अपने विरोधियों सहित सपा को यह बताने में कामयाब हो पाते हैं कि जनता में उनकी छवि पार्टी द्वारा नामित सदस्यों विरोधियों से अच्छी है। यह तो आने वाला समय निश्चित करेगा। पारस हेल्थ के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति गुइलेन बैरे सिंड्रोम द्वारा बार बार होने वाले पैरालिसिस से पीड़ित किशोर लड़की का इलाज किया और उसे नया जीवन दिया। एक 17 वर्षीय लड़की लगभग 1 महीने पहले पैरालिसिस तथा निकलने और सांस लेने में कठिनाई के साथ पारस हेल्थ गुरुग्राम में आई थी। गुरुग्राम के पारस हेल्थ में पहुंचने पर किशोरी पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी और अपने निचले और ऊपरी अंगों को हिलाने में असमर्थ थी। उस समय रोगी केवल अपनी आंखों के माध्यम से संवाद करने में सक्षम थी। मरीज को सांस लेने में दिक्कत भी थी, जिसके लिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर संकल्प मोहन सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड न्यूरोलॉजी पारस हेल्थ गुरुग्राम के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्थिति को गुइलेन बैरे सिंड्रोम होने का पता लगाया। यह ऐसी दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति है जहां एक व्यक्ति की अपनी इम्यून सिस्टम स्वयं के तंत्र पर हमला करती है। टैलेंट एंड क्वालिटीज, तो एक उनके अंदर नई फील आती है, नया कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद बहुत सारी चीजें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन हो जाती हैं लाइफ में। सो वी आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द वाइडर ऑडियंस। बेसिकली मिशन तो निर्वाणा का यही है कि इन बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस हो जाए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन एज वेल एज मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चा अपने में खास है, डिफरेंटली खास है, तो हम उसको उसी के हिसाब से उसको बाहर के उसकी कुकून से उसको बाहर लेके आके उसको स्टेज परफॉर्मेंस जब वो करता है तो वो पब्लिक फेस करता है, तो नॉट ओनली एक्सेप्टेंस द एप्रिसिएशन आल्सो मैटर्स अ लॉट टू देम।
सो वो एक प्लेटफॉर्म देना। एक हमारा जो बहुत वन ऑफ ए काइंड फीचर है कि हम म्यूजिकल देना। म्यूजिकल हमने इसलिए चूज किया क्योंकि म्यूजिक खुद एक थेरेपी है, इन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें वो बहुत निकल के आते हैं बाहर और बहुत खुशी से आते हैं। तो ये पूरी एक जर्नी होती है, तो म्यूजिकल इज अ जर्नी, थेरेपी जर्नी। तो उसमें उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और जिस एज का बच्चा है, जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे उसकी नीड्स पड़ती हैं, उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को दोनों को गाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो टाइम टू टाइम हम हर एक बच्चे और हर एक फैमिली के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है उसको वैसा फर्निश करने की कोशिश करते हैं। नॉट ओनली किड्स, सो वी हैव अ फोरम फॉर द मॉम्स ऑल्सो। तो जनरली पेरेंट्स का होता है, बट मोस्टली अनफॉर्चुनेटली इट्स मॉम हु आर मोर इन्वॉल्व विद दीज किड्स। तो वी हैव अ फोरम फॉर मॉम। तो पेरेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट को एजुकेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट को सपोर्ट करना, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ ए चैलेंज। दे ऑल्सो लिव इन देयर ओन ककून। सो उनको बाहर निकालना, उनको भी अपॉर्चुनिटीज देना, उनके भी हाथ पकड़ के रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये हम निर्वाणा हम खुल के करते हैं इस निर्वाणा में। IS 191 गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो गया है। बता दें कि आज पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे द्वारा थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। दिनांक 19/4/2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 20/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर की गिरफ्तारी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अपनी नीतियों से भटक चुकी है और पुत्रमोह में पड़े ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज की भक्षक बन चुके हैं। कार्यकर्ताओं के पसीने को खींचकर खड़ी हुई सुभाषपा स्वार्थ के समुद्र में गोता लगा रही है। ऐसे उद्देश्य विहीन पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं और अपने जीवन के लक्ष्य पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की अपनी लड़ाई के लिए स्वयं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करूंगा। ये बातें सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे शशि प्रकाश सिंह मुन्ना संविधान ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में कही। उन्होंने आगे कहा कि सुभाषपा आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है और निम्न स्तर तक नीचे उतरकर मात्र अपने परिवार के लिए राजनीतिक वजूद तलाशती नजर आ रही है। हमारे जीवन का लक्ष्य और संकल्प पूर्वांचल का विकास, आर्थिक सामाजिक उत्थान रहा है। इसके लिए हम आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर बड़ा ऐलान करेंगे और अपनी पुरानी मांग पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की लड़ाई को नया आयाम देंगे। उन्होंने भी बताया कि प्रदेश के दर्जनों नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं और वे अपने समर्थकों के साथ इस मुहिम को जमीन पर उतारने का निर्णय लेंगे। अपने त्याग पत्र में शशि प्रकाश सिंह मुन्ना ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए लिखा है कि उन्हें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा और अनर्गल बयानबाजी न करें। राष्ट्रहित समाज हित में काम करना होगा, अन्यथा पूर्वांचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने भी बताया कि जो कोई भी पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या कुछ कहा सुनिए। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूँ, प्रवक्ता भी रहा हूँ। तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूँ। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपने मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।